हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश एएनएम भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही थी, जिसमें हम लोग 46 टेस्ट कर चुके थे। आज हम लोग 47 नंबर का टेस्ट करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण ही प्रश्न रखे गए हैं सारे के सारे। और चलिए देखते हैं, सारे सिलेबस के अनुसार प्रश्न रखे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है, किसी मरीज की स्थिति की जाँच करते समय आपकी पहली कार्रवाई क्या है? सांस लेने की जांच करना, बीमा के लिए जांच करें, पीड़ित से बात करें और उसे कंधे न हिलाएं। ठीक, बाहरी चोटों की जांच करें। बताइए प्रश्न संख्या 1 में क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए इसमें क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा सी नंबर। देखिए, किसी भी मरीज की स्थिति की जांच करते समय सबसे पहले डॉक्टर को उससे बताना भी चाहिए और उसकी जांच करके उसकी बुनियादी जानकारी इकट्ठा करना चाहिए। ठीक, अर्थात पीड़ित से भी बात करना चाहिए। जब हम पीड़ित से बात करेंगे तभी उसकी समस्या हम जांच पाएंगे। ठीक, डायरेक्ट हम सांस की जांच तो नहीं करेंगे। बीमा उमा का ये काम सबसे लास्ट में होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, कम चेतना वाले पीड़ित पर क्या लागू होता है? पीड़िता अभी भी बोलने में सक्षम है, पीड़िता सदमे में है, पीड़िता बोलने में और झकझोरने पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, अर्थात उसको टच करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, पीड़िता अभी भी सतर्क है। बताइए प्रश्न संख्या 2 में क्या हो जाएगा? आप लोग अपना राइट आंसर दीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, छोटे कट के लिए आप क्या करते हैं? साबुन और पानी से धोएं, रोगाणुहीन पट्टी से ढकें, केवल रोगाणुहीन पट्टी से ढकें या घाव को रुई से साफ करें। 4 विकल्प दिए गए हैं, आप लोग बताइए। जो छोटे कट होते हैं उसके लिए आप क्या करते हैं? बताइए आप लोग। तो बताइए आप लोग इसमें क्या होगा। देखिए, छोटे कट के लिए जो है, सबसे पहले घाव के जो खून बह रहा हो घाव से, उसको रोकना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, रोगाणु रहित धुंध या साफ कपड़े से घाव पर दाब डालते हैं। ठीक, दबाव डालते हैं। 10 से 20 मिनट तक लगातार दबाव बनाए रखते हैं। अगर खून ज़्यादा बहता है, नहीं रुकता है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। और घाव को साफ पानी से धोया जाता है। घाव से गंदगी या मलबा हटाने के लिए चिमटी या साफ कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, घाव को भरने के लिए क्या किया जाता है? एंटीबायोटिक मरहम लगाया जाता है। तो आप लोग इसमें कमेंट में अपना उत्तर दीजिए, क्या सही हो सकता है इसमें। अगला प्रश्न है, अगर किसी को अचानक गंभीर रक्तस्राव शुरू हो जाए तो आप क्या करेंगे? बताइए आप लोग। सेम उसी तरीके से प्रश्न है, तो आप लोग बताइए इसमें क्या होगा। बताइए। पहला कह रहा है उनसे खून चाटने को कहें, और बी कह रहा है घाव पर दबाव डालें, सी कह रहा है चिल्लाओ और भागो। ऐसा तो होगा नहीं। विदेशी वस्तु को हटा दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, जहाँ पे घाव हुआ है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ पर दबाव डालना चाहिए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या हैं? बताइए आप लोग। ए कह रहा है गर्म और पसीने से तर, बी कह रहा है ठंडा और पसीना आना, सी कह रहा है ठंडा थका हुआ कांपना, असामान्य व्यवहार करना, डी कह रहा है बहुत ही पसीना आना। ठीक, तो बताइए 6 नंबर में आप लोग क्या सही होगा इसमें। प्रश्न संख्या 6 में क्या सही होगा, बताइए आप लोग। देखिए आप लोग, हाइपोथर्मिया जो होता है, जिसे आमतौर पर कम शरीर का तापमान कहा जाता है, ऐसी स्थिति है यह जिसमें मानव शरीर का तापमान जो है 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। ठीक है, इसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। हाइपोथर्मिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे प्राथमिक हाइपोथर्मिया हुआ। तो प्राथमिक हाइपोथर्मिया में से ठंडे तापमान के संपर्क में आने से होने वाली हाइपोथर्मिया संदर्भित करती है। ठीक, प्राथमिक में क्या है? ठंडे तापमान के संपर्क में आने वाले। द्वितीयक हाइपोथर्मिया होता है। द्वितीयक में क्या होता है? अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियों के कारण होता है, जो शरीर की तापमान को क्या करती है? नियंत्रित करती है। ठीक, नियंत्रित करने की जो क्षमता होती है उसमें हस्तक्षेप करती है। और इसके कारण क्या होते हैं हाइपोथर्मिया के? ठंडे मौसम में गर्म कपड़े ना पहनना। ठीक, लंबे समय तक ठंडा रहना, ठंडे जगह पे रहना, गीले कपड़े पहनना या सूखे और गर्म स्थानों पर जाना, ये सब क्या है? इसके कारण हैं। ठीक, लक्षण में आप ये जानिए कि जैसे
कांपना हुआ, ठीक, असमान व्यवहार, थकावट सा, ये सब क्या है, इसके लक्षण हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, गंभीर रक्तस्राव के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? बताइए आप लोग। पीड़ित को पुनर्प्राप्ति स्थिति में रखें, साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव डालें, साफ कपड़े से ढकें या ऑक्सीजन दें? बताइए। प्रश्न संख्या 8 में आप लोग बताइए अपना राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव डालें, ठीक, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, रक्तस्राव, खून बह रहा है जहाँ पे, वहाँ पे साफ कपड़े से या हाथ से सीधा वहाँ पे दबाव डालना चाहिए ताकि ब्लीडिंग ना होने पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस के उपचार में देते हैं। बताइए, एंजाइना पेक्टोरिस किसके उपचार में देते हैं? बताइए। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक, नाइट्रोग्लिसरीन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस का दर्द लगभग कितने समय तक रहता है? बताइए, 3 मिनट, 3 से 5 मिनट, 6 से 9 मिनट या 12 से 15 मिनट, 20 से 25 मिनट? बताइए आप लोग क्या होगा इसमें। बताइए आप लोग, एंजाइना पेक्टोरिस का दर्द लगभग कितने समय तक रहता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, धमनी में कितने प्रतिशत रुकावट होने पर उस भाग को रक्तस्राव कम हो जाता है? बताइए। तो इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस वाले रोगी को नहीं लेना चाहिए। बताइए, कॉफ़ी, शराब, सिगरेट या उपर्युक्त सभी? बताइए आप लोग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक, शराब नहीं लेना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, 13 नंबर कह रहा है, हृदयघात के दर्द को कम करने के लिए प्रयोग में आता है। बताइए, पैरासीटामोल या एस्पिरिन, मॉर्फिन या एमोक्सिलिन? बताइए। तो बताइए आप लोग, प्रश्न संख्या 13 में क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बी नंबर। देखिए, एस्पिरिन जो होता है रक्त के थक्के बनने से रोकने में क्या करती है, मदद करती है, ठीक, रक्त के थक्के बनने से रोकने में मदद करती है, ठीक। देखिए, दिल के दौरे के दौरान एस्पिरिन लेने से क्या होता है, दिल की क्षति जो होता है कम हो जाती है, अर्थात हृदयघात जो है कम हो जाता है, ठीक, इसका दर्द कम हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कह रहा है, रक्त के साथ बलगम निकलना है। बताइए, रक्त के साथ बलगम निकलना। तो बताइए आप लोग, इसमें क्या सही होगा? देखिए, बलगम के साथ रक्त आने की समस्या को क्या कहा जाता है? हेमो हेमेप्टिसिस, ठीक। तो चलिए इसमें आप लोग कमेंट में अपना राइट आंसर दीजिए, कमेंट में अपना उत्तर दीजिए आप लोग, इसमें क्या होगा। अगला प्रश्न है, रक्त में पोटेशियम की सामान्य मात्रा है। बताइए कितना होता है? देखिए, 1 लीटर रक्त में पोटेशियम का जो लेवल होता है 3.6 से 5.2 मिलीग्राम होना चाहिए, ठीक, 1 लीटर रक्त में। लेकिन यहाँ पे बात नहीं किया है, यहाँ केवल रक्त कहा है, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं दिया है कितने में। तो यह प्रश्न जो है BTSC में पूछा गया था, बिहार टेक्निकल में,
वहाँ पे एनएम भर्ती आई थी, उसमें पूछा गया था, तो इसमें आयोग ने ए ऑप्शन माना है। अगला प्रश्न कह रहा है सामान्य मस्तिष्क कितने समय तक बिना रक्त प्रवाह के पुनः ठीक होने की स्थिति में रह जाता है, बताइए। तो इसमें सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रेन डेथ से संबंधित जांच है, बताइए। अगला प्रश्न है ग्लासगो कोमा पैमाना, जिसे GCS कहते हैं, ठीक, कब प्रकाशित हुआ, कब यह प्रकाश में आया, बताइए आप लोग। 1974 में आया, ठीक। देखिए 1974 में GCS का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। ग्लासगो कोमा स्केल बोलते हैं, ठीक। इसे व्यक्ति की चेतना स्तर का वर्णन करता है। इसका उपयोग अक्सर आघात या चिकित्सा कारणों से होने वाली तीव्र मस्तिष्क चोट की गंभीरता को मापने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण सरल, विश्वसनीय है और मस्तिष्क की चोट के बाद के परिणामों से अच्छी तरह से संबंधित है। यह 3 डोमेन से बना है, प्रत्येक का अलग अलग मूल्यांकन किया जाता है और संख्यात्मक अंक दिए जाते हैं। इन अंकों का योग ग्लासगो कोमा स्कोर होता है, ठीक।